हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है सोमवार का दिन और है 26 तारीख। आई होप सभी लोग काफ़ी अच्छे से अपने प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। अपकमिंग्स में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले, तो आई होप आप लोगों का रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो रहा होगा और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आप कवर कर रहे होंगे। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस डेली बेसिस पे होती है, जो कि आपको बायलिंगुअल्स में कवर कराए जाते हैं। यानी अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं तो दोनों मीडियम में यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहीं पे आपको सारे पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। तो जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। दो टेलीग्राम का चैनल है, एक है पीएससी जर्नी के नाम पे है और एक है यही लोगो लगा हुआ है, और एक है पीएससी जर्नी डिस्कशन के नाम से। तो दोनों में आप देख सकते हैं, डिस्कशन में जो लोग ज्वाइन होंगे तो उनको प्रीवियस पीडीएफ नहीं मिलेगा, लेकिन जो पीएससी जर्नी वाले चैनल को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको प्रीवियस पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उसको जाकर के डाउनलोड करके आप लोग उसको नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और एक तरह से अप टू डेट हो सकते हैं आज तक के करंट अफेयर के लेकर के। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। ये वियतनाम से रिलेटेड न्यूज़ है। वियतनाम में 1 से 5 लाख टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेकर के, यहाँ पे उत्पादन को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है, जो कि टारगेट किया हुआ है। वियतनाम के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 1 से 5 लाख टन हाइड्रोजन का ये उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो इसी के लक्ष्य को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं और 1 से 5 लाख मैट्रिक टन का हाइड्रोजन ये हर साल यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है, ताकि एक तरह से ऊर्जा में अपने ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के तहत ये सारे चीज़ों को कवर कर सके। कंट्री का जो हाइड्रोजन का डेवलपमेंट का जो तरीका है, जो इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है इसी महीने के शुरुआत में। एक प्लान किया गया, इनके द्वारा प्लान किया गया, ताकि किस तरह से इसको 10 से 20 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना ये अपने तरफ से तैयार किए हुए हैं और किस तरह से 2050 तक उत्पादन कर सकेंगे 10 से 20 मिलियन तक का, ये इनके तरफ से लक्ष्य रखा गया है, जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन भी शामिल होगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में उस स्टेट का नाम बताइए जहाँ पे सबसे बड़ा या सबसे लार्ज मात्रा में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होने वाला है। वहाँ पे हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, उस राज्य का नाम बताइए। ये हम लोगों ने कवर कर रखा है, आई होप देखते हैं कितने लोगों को याद है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगले न्यूज़ को पढ़ने के पहले वियतनाम को लेकर के बात कही जा रही थी, एक बार वियतनाम कंट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, वियतनाम ये कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपकी जो बाउंड्री है वियतनाम की, वो शेयर कर रही है चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, लाओस के साथ, आप देख सकते हैं कंबोडिया के साथ। ये अपने जो है बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है। इसके साथ साथ साउथ चाइना सी आप देख सकते हैं, गल्फ ऑफ टोंकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसके बॉर्डर के पास ये सारे खाड़ी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वियतनाम की बात करें तो वियतनाम का जो कैपिटल है वो आपका हनोई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हनोई। ठीक है, यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो वियतनाम डोंग्स चलती है। ठीक है, टोटल 9.75 करोड़ पॉपुलेशन है। और यहाँ पे फार्म मिन चिन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट की बात करें तो वो वान टुआंग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो वियतनामीज है, ये ध्यान रख सकते हैं। करेंसी यहाँ पे वियतनामीज डोंग है। साउथ एशियन कंट्री में ये आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट पगोडाज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हनोई कैपिटल यहाँ पे हुआ है। हो ची मिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिस्ट लीडर है। हो ची मिन सिटी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंच कॉलोनियल लैंडमार्क है, जो यहाँ पे वियतनामीज वार हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। याद रखिएगा थाईलैंड भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, कंबोडिया यही देखने को मिलेगा, लाओस यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाइना ऊपर में देख सकते हैं, ये है साउथ चाइना सी। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली डिफेंस एक्सपो को लेकर के, जो कि हेल्ड होने वाला है कहाँ पे, पुणे में। पुणे में ये हेल्ड होगा और ये यहाँ पे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है। और ये पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई के द्वारा ये डिफेंस एक्सपो होगा, जो कि हेल्ड कहाँ पे होगा, ये हेल्ड होगा इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। कहाँ पे ये मोसी में। मोसी कहाँ पे, पुणे में। ये एक्सपो जो होगा यहाँ पे बहुत सारे आर्म फोर्सेस के द्वारा, डिफेंस पीएसयूज के द्वारा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के द्वारा यहाँ पे
भागीदारी देखी जाएगी, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का समर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आकाश सतह से हवा में मार करने वाले हथियार सिस्टम भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। डीआरडीओ ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और माउंटेड गन एक्सपो को भी यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। तो देख सकते हैं ये सारे चीज़ें यहाँ पे इन पार्टिसिपेट करेंगी और यहाँ पे एक तरह से अपने प्रदर्शन करेंगे इस डिफेंस एक्सपो में, ये ध्यान रख सकते हैं। महाराष्ट्र में ये पहला होने जा रहा है इस तरह का डिफेंस एक्सपो, और कहाँ पे होगा, ये पुणे में होगा, ठीक है, पुणे में होगा, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के मैप की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो सबसे पहले देखिए इसकी बाउंड्री जो है वो गुजरात के साथ शेयर कर रही है, मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पे शेयर हो रही है, इधर छत्तीसगढ़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, तेलंगाना आप देख सकते हैं, कर्नाटका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे पुणे की बात कही जा रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुणे शहर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैपिटल इसकी मुंबई है, मुंबई आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मुंबई, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर की बात करें तो रमेश बायस है। बाकी ब्लू फुटेड ग्रीन पिजन यहाँ के स्टेट बर्ड है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 36 है, और यहाँ के स्टेट फिश की बात करें तो सिल्वर पॉम्फ्रेट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली ये फ्लैग किस कंट्री का है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बताइए किस कंट्री का ये फ्लैग है। ये कंट्री काफ़ी प्रसिद्ध है, ये कंट्री वही है जो कि दुनिया में सबसे पहला देश है जो जिन्होंने 5 डेज वर्किंग को लेकर के इन्होंने एक बिल पास किया था, और ये 5 डेज वर्किंग वाला जो देश है ये नन अदर देन यूएई है। तो यूएई को, और ये क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात कही जा रही है। तो ये दोनों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन अभी आपको देखने को मिलेगा, तभी इसको एफएटीएफ लिस्ट से इसको हटा दिया गया, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। यूएई को ड्रॉप कर दिया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यहाँ पे क्राइम वाच लिस्ट से, निगरानी सूची से हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईयू के द्वारा यहाँ पे इसको लिस्ट किया गया था यूएई को हाई रिस्क कंट्री को लेकर के, किस चीज़ में, यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। देखिए एफएटीएफ जो होता है ना वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को निगरानी करता है, और जिस कंट्री पे डाउट रहता है तो उसको एफएटीएफ में शामिल कर देता है। देखिए दो चीज़ें होती है, चलिए मुझे बताइएगा, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ही आपको दे देता हूँ। एक होता है FATF ब्लैक लिस्ट, ठीक है, एक होता है FATF ब्लैक लिस्ट और एक होता है FATF ग्रे लिस्ट। मुझे बताइएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है ब्लैक लिस्ट एक है ग्रे लिस्ट, दोनों में अंतर क्या है ये मुझे बताइएगा। तो यूरोपीय संघ अभी भी संयुक्त अरब अमीरात को दक्षिण अफ्रीका, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के लिए एक उच्च जोखिम वाले देश के रूप में सूचीबद्ध करता है, देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या किया गया था, यूएई को एफएटीएफ लिस्ट में रखा गया था, क्योंकि एक हाई रिस्क कंट्री के अंतर्गत ये आता है जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह टेरर फाइनेंसिंग, इसके ऊपर डाउट था कि ये फाइनेंस करता है, टेररिस्ट को वित्त पोषण करता है, किस कंट्री के साथ, साउथ अफ्रीका हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जिसके वजह से इसको क्या किया गया था, एक तरह से अवैध धन प्रवाह के जोखिम वाले देशों की सूची में इसको रखा गया था, और अभी फिलहाल इसको यहाँ से हटा दिया गया है। इसकी स्थापना 1989 को हुई थी, किसकी स्थापना, एफएटीएफ की। ये एक पहल है किसके द्वारा, G7 के द्वारा, एक तरह से पॉलिसीज को डेवलप करता है, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और कुछ हितों को बनाए रखने के लिए नीतियां विकसित करने के लिए इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, 1989 में की गई थी, ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे दीजिएगा, एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट और एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में क्या अंतर होता है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दीजिएगा, ठीक है। यूएई की बात करें तो यूएई आप देख सकते हैं इसकी बाउंड्री जो है वो ओमन कंट्री के साथ शेयर करती है, सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करती है, इसके साथ साथ पर्शियन गल्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर्शियन की खाड़ी आप देख सकते हैं, और ये दोनों को कनेक्ट करता है ये रास्ता जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। ऊपर ईरान आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कतर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपको खास करके आप देख पा रहे होंगे इसकी कैपिटल जो है वो अबू धाबी है, यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी है। यहाँ पे आपको दुबई देखने को मिल रहा होगा, तो ये शारजा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण शहर है जो यहाँ पे आपको यूएई के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक अरब का पेनिनसुला बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी बाउंड्री जो है ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करती है, ठीक है। इसके साथ साथ
अगर मैं बात करूं तो इसकी करेंसी जो है वो दिरहम है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद बिन जयद अल नहयान है। अब तो याद हो गया होगा, इतनी बार हम लोगों ने इससे रिलेटेड न्यूज़ कवर कर लिए, इतनी बार मैंने आप लोगों को ये बता दिया, तो आई होप अब आप लोग को याद हो गया होगा यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ जो है, ये दोनों बेसिकली जो शख्स है, एक का नाम है भगवान और एक के नाम है यहाँ पे महेश, ये दोनों भोपाल से बिलोंग करते हैं। और इनके द्वारा अभी बेसिकली दुनिया की सबसे कठिन फ्रोजन लेक मैराथन यहाँ पे पूरी की गई है। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। ठीक है, तो भोपाल के ये दोनों हैं, भगवान सिंह और महेश खुराना ने लेह लद्दाख में पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 पूरी की है इनके द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,680 फीट की ऊंचाई पर होने वाली पैगोंग फ्रोजन लेक मैराथन को दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में भी जाना जाता है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन यहाँ पे इनके द्वारा फिनिश किया गया, पूरा किया गया, और जो कि 18,680 फीट की ऊंचाई पर है ये। और इसी के वजह से इनको यहाँ पे ये आज के डेट में न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये मैराथन जो है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? ये बेसिकली लद्दाख के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन है उनके द्वारा बेसिकली इसको स्टार्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसको समर्थन किसके द्वारा मिलता है? तो समर्थन इनको यहाँ पे प्रशासन, जो लद्दाख की प्रशासन है, लद्दाख के प्रशासन के द्वारा इनको यहाँ पे समर्थन भी मिलता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, दोनों यहाँ पे अभी फिनिश किए वर्ल्ड टफेस्ट फ्रोजन लेक, और दोनों का नाम क्या है? एक है भगवान सिंह और एक है महेश खुर्राना। दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? भोपाल से। ठीक है, तो पंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन इनके द्वारा कंप्लीट किया गया, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इनका नाम जो है सुरेश वाडकर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक प्लेबैक सिंगर है सुरेश वाडकर, जिनको ये गंग सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया। ठीक है, गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने अवार्ड यहाँ पे दिए, तो वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, मुख्यमंत्री सॉरी सीएम, नॉट प्राइम, मुख्यमंत्री सीएम यहाँ पे एकनाथ शिंदे हैं, और उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें विशेष स्मृति चिन्ह भी यहाँ पे भेंट की है। 2021 में इनको यहाँ का पद्मश्री के रेसिपेंट भी बने हैं, पद्मश्री के प्राप्तकर्ता भी बने हैं, जो भारत गणराज्य का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। चलिए मुझे बताइएगा 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, बताइएगा मुझे, देखते कितने लोगों को पता है 2024 में पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, वो मुझे बताइएगा। और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, याद रखिएगा, पद्मश्री। ठीक है, तो सुरेश वाडनाकर जी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा, लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है, गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, अगला न्यूज़ भी आपका फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से ही रिलेटेड है, और ये फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से जो मराठी फिल्म अवार्ड सेरेमनी है, ये बेसिकली महाराष्ट्र के स्टेट के द्वारा 57वां ये मराठी फिल्म पुरस्कार का समारोह यहाँ पे हुआ है। मराठी फिल्म फेयर का अवार्ड यहाँ पे कंक्लूड हुआ, खत्म हुआ, संपन्न हो गया, जिसमें अच्युत चोपड़ा जो हैं, जो मराठी फिल्म वेंगली वात के निर्देशक अच्युत चोपड़े को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म निर्देशक का पुरस्कार यहाँ पे मिला है, याद रखिएगा। तो मराठी फिल्म जो है वेगली वाट, उसके जो निर्देशक है, डायरेक्टर हैं अच्युत चोपड़ा को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म निर्देशक का पुरस्कार मिला है। राज कपूर को यहाँ पे आप देख सकते हैं विशेष योगदान दिया गया 2022, विधु विनोद चोपड़ा और राज कपूर को यहाँ पे प्रदान किया गया, देख सकते हैं विधु विनोद चोपड़ा और राज कपूर को यहाँ पे सम्मान किया गया। सोनू निगम को विशेष योगदान पुरस्कार 2021 का यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2021 के यहाँ पे सोनू निगम को दिया गया। इसके साथ साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें 2022 का, तो ये राजकुमार को यहाँ पे और अभिनेत्री हेलेन को यहाँ पे प्रदान किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे राजकुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का जो है वो किसको दिया गया, एक्ट्रेस हेलेन को यहाँ पे दिया गया। तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये न्यूज़ है। ठीक है। 57th महाराष्ट्र स्टेट मराठी फिल्म अवार्ड सेरेमनी। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको बहुत सारे मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। एक नाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, और यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पे एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो इनको, इनका नाम क्या है, इनको बहुत सारे कॉमेडी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा। इनका नाम बेसिकली है यहाँ पे अशोक सरफ। ठीक है, अशोक सरफ याद रखिएगा। इनको यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। अशोक सरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 से ज़्यादा मराठी फिल्म इनके द्वारा की जा चुकी है, जो इनकी कॉमिक टाइमिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है। इनको ये प्रेजेंट किया गया था महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023, यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है स्टेट का। यानी महाराष्ट्र स्टेट का सबसे ऊंचा अवार्ड जो है वो कौन सा है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। दो आप देख सकते हैं हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। प्रतिष्ठित पुरस्कार में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। देख सकते हैं क्या क्या इस पुरस्कार में शामिल है। 25 लाख पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र यहाँ पे शामिल है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे खास करके आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जो कि आज के डेट में एकनाथ शिंदे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो इनके द्वारा यहाँ पे ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अशोक सरफ को याद रखिएगा, महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पे दिया गया, जिसका नाम क्या है, अशोक सरफ जी को यहाँ पे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, समझ में आया, इजी है, बहुत अच्छे समझिएगा। फिल्म फेयर फेस्टिवल से रिलेटेड न्यूज़ है, तो एक अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ आते ही हैं। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पीसीएस एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, तो इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। एक अवार्ड से रिलेटेड आता है, एक पर्सन इन न्यूज़ से आता है, एक स्पोर्ट्स से आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा इन सब टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली कवर करते हुए चलिएगा, रिवीजन अच्छे से करते हुए चलिएगा। बाकी यहाँ पे आपकी पॉलिटी के रिविजन्स के लिए आर्टिकल्स का सीरीज चल रहा है, जो कि 4 बजे उसकी वीडियो आती है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल 21 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। छोटे छोटे वीडियोस है 3-3 4-4 मिनट्स के, तो अच्छे से कवर कर लीजिए, उसको नोट्स बना लीजिएगा बायलिंगुअल्स में। वहाँ पे भी आपको वो सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा पॉडकास्ट के रूप में। मैंने उसको वीडियोस को वहाँ पे उसको कन्वर्ट किया है, ताकि एक तरह से आपको हर एक टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी आज हम लोग 4 बजे आर्टिकल 22 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा उसको पढ़ करके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रहे। आर्टिकल 22 ध्यान रखते चलिएगा, आज शाम 4 बजे। इस वीडियो के अंत में आपको प्लेलिस्ट का बटन ऊपर में दिख जाएगा, ताकि उसको थ्रू आप सारे आर्टिकल्स को देख सकते हैं। ये जो न्यूज़ है वो SECL से है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न यहाँ पे कोलफील्ड लिमिटेड से रिलेटेड है। जो ये एक प्रोजेक्ट्स है, जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर के यहाँ पे उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। तो पीएम मोदी SECL की फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे करेंगे, तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ये एक तरह से वर्चुअली इनॉग्रेशन यहाँ पे किया जाएगा मोदी जी के द्वारा। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना उद्घाटन करने वाले हैं, ये वर्चुअली इनके द्वारा किया जाएगा। और ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 600 करोड़ रुपए आप यहाँ पे देख सकते हैं। 600 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे स्टेप यहाँ पे लिया गया है। पर्यावरण के अनुकूल यहाँ पे सारे स्टेप्स लिए गए हैं। कुशल मशीनीकृत कोयला निकासी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं फास्टर है, इको फ्रेंडली है, एफिशिएंट मैकेनाइज्ड कोल इवैक्यूएशन है, ये ध्यान रख सकते हैं। दीपका OCP कोल हैंडलिंग प्लांट आप यहाँ पे देख सकते हैं। SECL के दीपका क्षेत्र में स्थित दीपका ओशियल कोल हेल्डिंग प्लांट 211 करोड़ रुपए से अधिक से लागत में निर्मित एक प्रमुख योजना है। तो इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हैं 211 करोड़ में एक दीपका OCP कोल हैंडलिंग प्लांट आपको देखने को मिलेगा। इसी में
जो कि दीपका एरिया में आप देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि कोल एक्सीडिंग को लेकर के ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड्स में ये प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो कि वर्चुअल, जिसका इनॉग्रेशन यहाँ पे मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगला जो न्यूज़ है वो यहाँ पे बेसिकली है ट्राई एक्सरसाइजेस को लेकर के। ये ट्राई एक्सरसाइजेस जो है ये बेसिकली ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस जो है ये दोस्ती 16 है। कहाँ पे ये बेसिकली शुरू हो रहा है, तो ये शुरू हो रहा है मालदीव्स में। ठीक है, मालदीव्स में ये देखने को मिलेगा त्रिपक्षीय अभ्यास, और ये यहाँ पे 2 शिप्स इंडियन कोस्ट गार्ड के आपको देखने को मिलेंगे। और ये पहले तो चीज़ ये है कि दोस्ती 16, यहाँ पे 16 क्यों रखा गया है, ये 16 यहाँ पे एडिशन को यहाँ पे दर्शा रहा है। ये 16वां संस्करण आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मालदीव्स में शुरुआत हुआ है। ICGS सामर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ICGS अभिनव रेड्डी यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत सहमत और अभिनव भारत श्रीलंका मालदीव त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती के 16वां संस्करण के लिए तैयार है। देख सकते हैं 3 कंट्री के लिए ये एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ये दोस्ती को लेकर के है, ये ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे श्रीलंका के द्वारा यहाँ पे जो भेजा गया है, इंडिया के द्वारा 2 कोस्ट गार्ड भेजा गया, एक है ICGS समर और एक है ICGS अभिनव रेड्डी। बाकी श्रीलंका के द्वारा क्या भेजा गया, SLNS समुद्र, ये ध्यान रख सकते हैं, SLNS समुद्र को यहाँ पे भेजा गया, तो ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। दोस्ती ड्रिल जो है वो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत और मालदीव के तट रक्षकों द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में इसको शुरू किया गया था। बाकी श्रीलंका जो था वो इसका पार्ट नहीं था, श्रीलंका इसका पार्ट 2012 में बना है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16 अगर बात आए तो याद रखिएगा इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ये बेसिकली हैं, ये इन तीनों के बीच का ये एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत यहाँ पे मालदीव्स में हुई। तो मालदीव्स यहाँ पे देख सकते हैं, मालदीव्स कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हिंद महासागर में आप देख सकते हैं, ये कंट्री है, ये आइलैंड है। और ये अरेबियन सी आपको इस तरफ देख सकते हैं, हिंद महासागर यहाँ देख सकते हैं। लक्षद्वीप सी के पास आप यहाँ पे देख सकते हैं, इक्वेटर के ऊपर ये आपको कंट्री देखने को मिलेगा। कैपिटल इसका माले है, याद रखिएगा। करेंसी इसकी मालदीवियन रुपया है। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो मोहम्मद मुइज़ू है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज धोवेही है। 5 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। माले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। साउथ एशिया यहाँ पे साउथ एशियन कंट्री के अंतर्गत आता है, हिंद महासागर में ये आपको देखने को मिलेगा। मालदीव्स का मतलब क्या होता है, आइलैंड्स ऑफ मेल, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे भारत टैक्स 2024 से रिलेटेड बात कही जा रही, जो कि ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में है, और ये 26 फरवरी से 29 फरवरी तक यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द 5F विजन यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स को लेकर के बात कही जा रही है, और ये एक तरह से 26 फरवरी को न्यू दिल्ली में यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। 4 दिन का ये एक्सरसाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 दिन का ये टैक्स का जो इवेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका ये 4 दिन तक चलेगा। ये 22 लाख स्क्वायर फीट में ये एग्जीबिशन एरिया जो है वो फैला हुआ है। भारत मंडपम और यशोभूमि में आप ये देख सकते हैं 22 वर्ग फुट प्रदर्शनी क्षेत्र में ये फैला होगा। भारत टैक्स, भारत मंडपम और यशोभूमि में ये इसका आपका टेक एक्सपो देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपो जो है ये टेक्सटाइल ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज का भी शुभारंभ करेगा। तो देख सकते हैं एक तरह से ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज है, उसका भी उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा। जिसका लक्ष्य क्या है, जिसका लक्ष्य है सर्कुलर समाधानों की पहचान करना। जो भी सर्कुलर सॉल्यूशंस है उसको ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स जो है वो कहाँ पे हो रहा है, ये एग्जीबिशन जो हो रहा है भारत मंडपम और यशोभूमि में होगा, ये ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है,
और ये बिहार आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो इसको कैटेगरी 1 स्टेटस यहाँ पे दिया गया है यूजीसी की तरफ से। ठीक है, श्रेणी 1 का यहाँ पे दर्जा मिला है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी से, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा, ये यूनिवर्सिटी जो है एक पहला यूनिवर्सिटी है राज्य का जिसको यहाँ पे श्रेणी 1 का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। ठीक है, किसी विश्वविद्यालय के लिए ये पहला है, देख सकते हैं किसी विश्वविद्यालय के लिए पहला है। CUSP जिसे 2009 में यहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसको यहाँ पे जो रिसीव किया गया राष्ट्र स्तर पर, इसकी जो रेटिंग है वो A++ रेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जून 2023 में मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड जहाँ पे इसको A++ रेटिंग किसके द्वारा मिला है, तो जून 2023 में इसको मिला है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की तरफ से, NAAC की तरफ से, याद रखिएगा। टोटल 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, जो 10 यहाँ पे यूजीसी की तरफ से, 10 से भी कम वर्तमान में यूजीसी की श्रेणी में है, श्रेणी 1 में है। ठीक है, तो 26 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 10 से भी कम वर्तमान में यूजीसी की श्रेणी 1 में है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। जहाँ पे CUSB एक वन ऑफ देम है जो बेसिकली श्रेणी 1 में, स्टेटस 1 में, जिसको यूजीसी की तरफ से रखा गया है। ठीक है, तो 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें 10 से भी कम आपको स्टेटस 1 कैटेगरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा, एक बहुत ही प्लस पॉइंट है बिहार के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार को यहाँ पे यूजीसी की तरफ से स्टेटस 1 कैटेगरी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार का यहाँ पे देख सकते हैं बाउंड्री यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है, फिर यहाँ पे नीचे झारखंड के साथ शेयर कर रहा है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ शेयर कर रहा है बिहार। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो ये नेपाल के साथ शेयर कर रहा है। तो बिहार पूर्वी भारत का ये एक राज्य है जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। गंगा नदी आप यहाँ पे देख सकते हैं, गंगा नदी बिहार को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है वो बोध गया, महात्मा बोध का मंदिर है यहाँ पे, इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये बोध गया की बात यहाँ पे कही जा रही है। महाबोधि टेम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी के द्वारा यहाँ पे मेडिटेशन किया जाता था। पटना में देख सकते हैं महावीर मंदिर का मंदिर भी आप देखने को मिलेगा। सिख के द्वारा यहाँ पे तख्त श्री हरमिंदर साहिब का गुरुद्वारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैपिटल इसकी पटना है, पटना कैपिटल इसकी है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी हाउस स्पैरो जो है यहाँ की स्टेट बर्ड है। 38 टोटल डिस्ट्रिक्ट है। मैरीगोल्ड यहाँ पे स्टेट फ्लावर है। 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सब चीज़ अब आपको याद हो गया होगा, इतनी बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली रिलेटेड है, जो सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और ये सोलर प्रोजेक्ट NTPC रिन्यूएबल एनर्जी पे टारगेट करता है, मतलब उसके द्वारा बेसिकली सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। शुरुआत की जा रही है कहाँ पे, ये राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, बीकानेर जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को पहली सौर परियोजना का यहाँ पे परिचालन शुरू किया गया। ठीक है, और ये पहला प्रोजेक्ट है जो राजस्थान के छत्तीसगढ़ में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की घोषणा की। तो देख सकते हैं एक बार 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट कैपेसिटी का ये कमर्शियल ऑपरेशंस यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, और ये यहाँ पे इसकी शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, ये जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को यहाँ पे पहुँचाने की बात कही जा रही है। इसकी क्षमता 73,958 मेगावाट तक पहुँचा गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सौर परियोजना के निर्धारित पूर्ण क्षमता जो है वो 150 मेगावाट है, जो मार्च 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। तो अभी फ़िलहाल ये चालू नहीं है, लेकिन मार्च 2024 में यानी अगले महीने तक इसको स्टार्ट करने का प्लानिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट की बात करें
तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑपरेशन होने में जा रहा है। छत्तीसगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ जो है वो बीकानेर जिला में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा बीकानेर जिला उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकानेर जिला का ये मैप है। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। खजुराहो देख सकते हैं, पोगल देख सकते हैं, कोलायात देख सकते हैं, नोखा देख सकते हैं, बीकानेर देख सकते हैं, डंगरगढ़ देख सकते हैं, लंकरैंसर देख सकते हैं। तो राजस्थान नॉर्थ इंडिया का ये एक राज्य देखने को मिलेगा, जो अगर हम लोग बात करें तो ये टोटल भारत के एरिया का 10% यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, राजस्थान की बात करें तो। ठीक है, और लार्जेस्ट इंडियन स्टेट के कैटेगरी में भी आता है, और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 7वें नंबर पे ये बेसिकली आता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा है। यहाँ की जो कैपिटल है वो जयपुर है, और इसके पहले ये राजपूताना एजेंसी कहलाता था। जैसे उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, वैसे ही ये पहले क्या कहलाता था? राजपूताना एजेंसी। और इसकी स्टेट फ्लावर जो है वो रोहिंडा है। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये राजस्थान से रिलेटेड पूरा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस, राजस्थान के बीकानेर जिला में ये जो एरिया है याद रखिएगा छत्तीसगढ़ वहीं से है। ठीक है, वहीं पे ये प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसकी शुरुआत की गई है रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्रोजेक्ट की, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ है एसएसबी। एसएसबी सत्यमेव जयते सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो एसएसबी के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया है एक कॉन्ट्रैक्ट एमओयू। किसके द्वारा, किसके तरह साथ? तो बेंगलोर इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि हायर एजुकेशन को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। तो एसएसबी ने ये एमओयू साइन किया है यूनाइटेड वर्ल्ड एकेडमी के साथ। तो ऑफरिंग किया है कि वर्ल्ड की जो क्लास अफोर्डेबल एजुकेशन होगी बच्चों की, वो यहाँ पे सर्व किया जा सके, और रिटायर्ड पर्सनस के लिए भी। तो एक देख सकते हैं विश्व स्तरीय सस्ती शिक्षा के पेशकश करते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड एकेडमी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ये अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए, ये खास करके जो बेसिकली रिटायर्ड पर्सनल है उनके बच्चों के लिए यहाँ पे विश्व स्तरीय सस्ती शिक्षा की पेशकश करते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड एकेडमी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये जो साइन किया गया एमओयू, ये इंस्पेक्टर जनरल जो एसएसबी के हैं प्रदीप कुमार गुप्ता उनके साथ, और एक तरह से आपको यूनाइटेड वर्ल्ड एकेडमी के जो प्रेसिडेंट है केसी विजय कुमार यहाँ पे उनके द्वारा। तो यहाँ देख सकते हैं एक तरह से दोनों के बीच ये एमओयू साइन किया गया। एसएसबी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो दलजीत सिंह चौधरी हैं, और इंस्टीट्यूट यहाँ पे 100 फ्री सीट्स यहाँ पे प्रदान करेगा। तो उसको लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है, ये ध्यान रख सकता है। ठीक है, इसके बाद अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या होता है? देखिए आज के डेट में बहुत सारे लिंक्स आपको मैसेज के रूप में, व्हाट्सएप के रूप में आप लोग को अननोन नंबर से मिलते होंगे। उस लिंक को कभी भी नहीं ओपन करके चेक करना चाहिए, क्योंकि वो स्मिशिंग के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस तरह का कोई अननोन लिंक आपके फ़ोन में आ रहा है और अगर आप उसको बाई चांस क्लिक करते हैं, तो जितने भी प्राइवेसी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो होती है, वो एक तरह से प्राइवेट डेटा जो है वो शेयर हो जाता है हैकर के पास, जो बेसिकली प्रॉफिट के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। तो स्मिशिंग जो है उसी से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि एक प्रकार का फिशिंग हमला है, यानी अटैक है, जो लोगों को मेलवेयर डाउनलोड करने, संवेदनशील जानकारी साझा करने या साइबर अपराधियों को पैसे भेजने के लिए धोखा देने के लिए धोखाधड़ी वाले मोबाइल टेक्स्ट संदेशों का उपयोग करता है। यह एसएमएस टेक्स्ट संदेशों के पीछे की तकनीक और फिशिंग का एक संयोजन है। तो देख सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के रूप में ये सारे एसएमएस आपको प्राप्त होते हैं, और एक तरह के जो अगर लिंक्स आते हैं तो उसको कभी भी ओपन ना करें। तो एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो तकनीकी कारनामों के बजाय मानवीय विश्वास के दोहन पर निर्भर करता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, स्मिशिंग याद रख सकते हैं। तो ये एक तरह का फिशिंग अटैक है, फ्रॉडस्टर के द्वारा जो मोबाइल टेक्स्ट मैसेज के रूप में
जो ट्रिक करते हैं लोगों के साथ, और उनके जितने भी प्राइवेट डेटा हैं वो बेसिकली वो कैप्चर कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बनाने के लिए। फिर अगला जो न्यूज़ है वो एनसीबी के द्वारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका मोटो है प्रवर्तन समन्वय, आसूचना प्रवर्तन समन्वय। एनसीबी जो है वो इंडियन सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंट एजेंसी है। देख सकते हैं यहाँ पे गृह मंत्रालय के तहत एक भारतीय केंद्रीय कानून परिवर्तन और खुफिया एजेंसी है। किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है। यहाँ पे एजेंसी के द्वारा क्या किया गया? एजेंसी के द्वारा यहाँ पे एक नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने का काम सौंपा गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इलीगल सब्सटेंस होते थे नारकोटिक ड्रग्स के या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के, वो सभी यहाँ पे बेसिकली अब क्या है, यहाँ पे इनके द्वारा मॉनिटर की जाती है, ठीक है। ट्रैफिकिंग वगैरह होता है उससे यहाँ पे बचने के लिए। इसका गठन 17 मार्च 1986 को हुआ था। डायरेक्टर जनरल याद रखिएगा सत्यनारायण प्रधान है इनके डायरेक्टर जनरल, और इसका मोटो जो है असूचना प्रवर्तन समन्वय है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये बेसिकली ये डिपार्टमेंट है, ग्रुप है, ठीक है। तो ये बेसिकली टास्क क्या करता है, ताकि किस तरह से हम नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत नशीली दवाओं के तस्करी और अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने का काम यहाँ पे इनको सौंपा गया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये है डिपार्टमेंट, याद रखिएगा। बाकी अगला न्यूज़ यहाँ पे है जो बेसिकली रिलेटेड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। यानी इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो भी शुल्क या केंद्रीय माल और सेवा कर, आईजीएसटी के आरोपण और संग्रहण, तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर, आईजीएसटी के संबंधित मामलों के प्रशासन से संबंधित नीति तैयार करने के कार्यों से संबंधित है। यानी जितने भी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं, आईजीएसटी है, नारकोटिक्स है, ये सारे सेंट्रल एक्साइज है, कस्टम्स जितने भी टैक्स लगते हैं, ये सभी उसी से, जो भी किसी भी तरह का कोई भी स्मगलिंग ना हो देश में, उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये सारे काम को देखते हैं, ये सारे टास्क को कवर करते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना जो थी ये देख सकते हैं, हद तक नशीले पदार्थ सीबीआईसी के दायरे में आते हैं, देख सकते हैं। उससे सीबीआईसी परवियों के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला भी जा रहा है कि एक हद तक ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो दायरे में आते हैं। स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन संजय अग्रवाल है, ये याद रखिएगा। तो ये उसी को लेकर के न्यूज़ है कि एक तरह से प्रिवेंशन करना, रोकथाम करना किसी भी तरह का तस्करी को लेकर के, चाहे वो ड्रग्स से रिलेटेड हो, टैक्स वगैरह से रिलेटेड हो, तो ये ध्यान में रख सकते हैं, इनका काम ही यही होता है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है ये हरियाणा से रिलेटेड न्यूज़ है। हरियाणा में यहाँ पे बजट यहाँ पे पेश किया गया है, और ये बजट जो है वो यहाँ पे 1.89 लाख करोड़ का यहाँ पे बजट जो है वो रखा गया है, उसका प्रस्ताव रखा गया है। तो 1.89 करोड़ का यहाँ पे अगले आगामी सेशन में ये प्रोजेक्ट यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे 1,34,000 करोड़ जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बताया गया है, और 55 करोड़ की बात 55 करोड़ की बात करें तो ये 55 करोड़ जो है वो बेसिकली एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिखाया गया है, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय के लिए यहाँ पे ये दर्शाया गया है। एमएसपी को लेकर के भी यहाँ पे 14 फसलों के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा इसको प्रदान किया गया है, ठीक है, 14 फसलों के लिए। और 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा भी यहाँ पे 22 लाख परिवारों की, हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा भी इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के द्वारा मंथली अलाउंस यहाँ पे मिलता है। स्वतंत्रता सेनानियों को
सेनानियों को यहाँ पे मासिक भत्ता 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा, इसके बारे में भी बात कही जा रही है। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको जो अलाउंस यहाँ पे मिलता है वो 25,000 से 40,000 मिलेगा, ये इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये सारे प्रोजेक्ट्स में बातें रखी गई है, पेश किया गया है। 1.89 लाख करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो पेश किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये ध्यान रख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा जो था, ये पूरा आपका करंट अफेयर्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं। हरियाणा का मैप पंजाब के साथ टच करता है, राजस्थान के साथ टच करता है, उत्तर प्रदेश के साथ टच करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ टच करता है इसका बाउंड्री। कैपिटल यहाँ पे चंडीगढ़ है, ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। 22 जिला हैं, स्टेट फ्लावर लोटस, और इसका स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, इसको थोड़ा सा कवर करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आज का करेंट अफेयर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से कवर हुआ होगा। नोट्स बना रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। इसी तरह से डेली बेसिस पे क्लासेस को कवर करते रहिए। डेली बेसिस पे आप लोगों को नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो इसको कवर करते हुए चलिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा, ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भूलने का रीज़न यही है कि आपका रिवीजन सही बेसिस पे नहीं हो रहा है। तो रिवीजन करने के लिए हर एक चीज़ को रिवाइज करना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो उसी तरह से आप उसको प्लान कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए और उसको उसी अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।